हेलो, बेसिक सेकेंड ईयर आप लोग एक ज्योमेट्री पढ़े हैं कि ज्योमेट्री ऑफ टेट्राएमीन कॉपर सेकेंड। ठीक, आज पढ़ेंगे ज्योमेट्री ऑफ टेट्राएमीन जिंक सेकेंड आयन। ठीक है ना। तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का, दूसरे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का ज्योमेट्री पढ़ेंगे। ठीक, तो यहाँ देखिए ये आपका BSc सेकेंड ईयर, आज ये होगा लेक्चर नंबर 30। ठीक है, अब इसमें पढ़ेंगे ज्योमेट्री ऑफ टेट्राएमीन जिंक सेकेंड। इसके पहले वाले लेक्चर में आप पढ़े थे ज्योमेट्री ऑफ टेट्राएमीन कॉपर सेकेंड, जो स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री थी और वो कंपाउंड आपका कलर्ड था और पैरामैग्नेटिक था। यहाँ पर पढ़ेंगे हम ज्योमेट्री ऑफ टेट्राएमीन जिंक सेकेंड आयन। ज्योमेट्री ऑफ टेट्राएमीन जिंक सेकेंड आयन, इसका फार्मूला होगा ZnEnH3 होल टाइम 4, यहाँ होगा 2+। ये है आपका टेट्राएमीन जिंक सेकेंड। अब टेट्राएमीन जिंक सेकेंड में आपको यही बताना है कि इसमें कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा, पहला क्वेश्चन। दूसरा ये बताना है कि हाइब्रिडाइजेशन है तो उसके अकॉर्डिंग उसकी ज्योमेट्री क्या होगी, उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, दूसरा। और तीसरा चीज़ आपको ये बताना है कि ये पैरामैग्नेटिक होगा कि डायामैग्नेटिक, और नेक्स्ट बताना है आपको कलर्ड होगा कि कलर लेस होगा। ठीक है ना, यही आपको इसमें एक्सप्लेन करना है। ठीक, तो इसमें देखिए पहले आप यहाँ लिखिए ZnNH3 होल टाइम 4 2+ है। तो पहले आप जिंक का इस जो है डिफरेंट स्टेट में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता करो। तो आपको पता है कि जिंक का एटॉमिक नंबर 30 होता है, 30 होता है। जिंक का जो आउटर सेल का कॉन्फ़िगरेशन होता है 3D10 4s2 होता है। ठीक है, तो हम ये पता करेंगे कि जिंक के ऊपर जिंक का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है। तो जिंक का ऑक्सीडेशन नंबर आप निकालेंगे तो मान लीजिए जिंक का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, X है। ठीक, अच्छा, हमें पता नहीं है और आपको हम बता चुके हैं कि अमोनिया का ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है। तो इसमें कितने अमोनिया है, 4। तो 4 × 0 = 2। ये देखिए +2 है तो ये +2 हो गया। अब ये हो गया X + 0 = 2, X = 2। तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट जो है ये जिंक का ये 2+ है। जिंक का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, 2+ है। जिंक के ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज है। ठीक, तो अब यहाँ पर आप डिफरेंट स्टेट में इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे हम क्या कि द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ जिंक, द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ जिंक इन different state is given as below। अब देखिए जिंक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप डिफरेंट स्टेट में निकालिए। ठीक, अब यहाँ देखिए जिंक है और जिंक का एटॉमिक नंबर 30 होता है। ये होगा 1s2
2s2 2p6 3s2 3p6 3p10 4s2 4p0 4d0। आपको पता है कि जो जिंक का कॉन्फ़िगरेशन है, ये देखिए कोई भी सेल हो, जैसे मान लीजिए फर्स्ट सेल है, फर्स्ट सेल में केवल एक ही सब सेल होता है, सेकेंड सेल में 2 सब सेल होता है 2s और 2p, और तीसरे सेल में 3 सब सेल होता है 3s 3p और 3d। उसके बाद चौथे सेल में 4 सब सेल होता है, आपको पता है कि 4s 4p 4d और 4af होता है, ठीक। तो यहाँ देखिए जिंक का जो 3d10 और 4s2 कॉन्फ़िगरेशन है, इन्हीं जिंक का जो डी सबसेल है वो फुल फील्ड है। डी सबसेल क्या है? फुल फील्ड है। तो अब देखिए जिंक आपका किस स्टेज में है, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? Zn2+ है, एटॉमिक नंबर वही है 30। तो अब देखिए जिंक का यहाँ 2+ ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो 2+ है, इसका मतलब कि इसका जिंक का जब आउटर सेल यही 4s है, 4s से 2 इलेक्ट्रॉन इसके बाहर निकल जाएंगे तो जिंक के ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन इसके बाहर निकल जाएंगे, तब कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3p10। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए, जब 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए तो ये हो गया 4s0 और ये हो जाएगा 4p0 4d0, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए चूंकि आपको यहाँ पर जो 3d सबसेल है, ये 3d सबसेल कंप्लीट फुल फील्ड है, ठीक है ना, तो फुल फील्ड है। तो अब देखिए यहाँ पर हम लिखेंगे इन Zn NH3 होल टाइम 4 2+ में, ठीक है ना। अब 2+ में देखिए यहाँ पर ये 4d है, सॉरी 3d और सबसेल है। अब 3d सबसेल में देखिए ये 5 ऑर्बिटल्स हैं, 5 ऑर्बिटल्स हैं, 1 2 3 4 और 5। अब 3d में कितने इलेक्ट्रॉन है? 10 इलेक्ट्रॉन अकॉर्डिंग टू मून्स रूल, ये हो गया आपका 10 इलेक्ट्रॉन, ठीक। अच्छा अब यहाँ पर देखिए ये 4s ऑर्बिटल इम्पटी है और इसके बाद ये 4p ऑर्बिटल भी क्या है? इम्पटी है। ये हो गया 4s, ये हो गया 4p और ये है आपका 3, ठीक। तो 3d सबसेल कंप्लीट है, फुल फील्ड है। अब यहाँ एक चीज ध्यान रखिए कि जिंक जो है आपका सेंट्रल मेटल आयन है, लुईस एसिड है, कौन? जिंक। और अमोनिया जो NH3 है ये आपका लिगेंड्स है, लुईस बेस है। तो कंपाउंड किसके बीच बन रहा है? जिंक और अमोनिया के बीच। तो जिंक सेंट्रल मेटल आयन है, अमोनिया मॉलिक्यूल्स लिगेंड्स है। तो आपको जानते हैं कि कंपाउंड फॉर्म बिटवीन सेंट्रल मेटल आयन एंड लिगेंड्स इज कॉल्ड एज कॉम्प्लेक्स कंपाउंड और कोऑर्डिनेट कंपाउंड। ये कोऑर्डिनेट कंपाउंड है, ठीक। तो यहाँ पर ये सेंट्रल मेटल आयन है और ये लिगेंड्स हैं। तो जितने भी सेंट्रल मेटल आयन होते हैं उनको आप लुईस एसिड बोलते हैं, और जितने भी लिगेंड्स होते हैं उनको आप लुईस बेस बोलते हैं। और ये भी आप जानते हैं कि कंपाउंड फॉर्म बिटवीन लुईस एसिड एंड लुईस बेस इज कॉल्ड एज कॉम्प्लेक्स कंपाउंड और कोऑर्डिनेट कंपाउंड। तो कोऑर्डिनेशन होगा जिंक और अमोनिया के बीच। तो यहाँ जिंक सेंट्रल मेटल आयन है, तो जिंक की ये लायबिलिटी है कि ये 4 लिगेंड्स जोड़ने के लिए 4 हाइब्रिड इम्पटी ऑर्बिटल प्रोवाइड करे। तो यहाँ पर देखिए जो डी सबसेल है, ये डी सबसेल कंप्लीट फुल फील्ड है, ठीक। यहाँ फुल फील्ड ना होता तो यहाँ डी ऑर्बिटल पार्टिसिपेट होता बॉन्ड फॉर्मेशन में, लेकिन ये जो 3d ऑर्बिटल है ये कंप्लीट फील्ड है। तो यहाँ पर देखिए 4s ऑर्बिटल और 4p ऑर्बिटल, और साथ ही देख लो ये 4d भी क्या है? ये 4d ऑर्बिटल जो है ये इम्पटी है, लेकिन हमको 4 ही ऑर्बिटल से मतलब है।
तो 4s और 4p, एक ऑर्बिटल s का 4s का और 3 ऑर्बिटल 4p का मिलाकर 4 हो जा रहे हैं। तो ये हाइब्रिडाइजेशन जो होगा इसमें sp3 हो जाएगा। कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा? sp3 हो जाएगा। अब देखिए इसमें यह एक s ऑर्बिटल और ये तीनों p ऑर्बिटल मिलाकर समान आकृति और समान ऊर्जा के 4 नए ऑर्बिटल बनाएंगे। इन चारों नए ऑर्बिटलों को sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बोलेंगे और प्रोसेस को कहेंगे sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है ना। तो अब यहाँ पर देखिए ये जो अमोनिया है, 4 अमोनिया लिगेंड्स है ये NH3। अब इस अमोनिया के पास देखिए ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है। अमोनिया के पास क्या है? लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है। तो चारों अमोनिया मॉलिक्यूल्स एक एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन एक एक sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल में डोनेट कर देंगे। तो ये देखिए पहला अमोनिया मॉलिक्यूल्स एक इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, ठीक, ये जुड़ गया है NH3, मतलब एक इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट किया। इसी तरह से देखिए इसमें 4 है तो दूसरा ए है अमोनिया मॉलिक्यूल डोनेट किया और तीसरा ए है अमोनिया मॉलिक्यूल्स डोनेट किया और एक चौथा डोनेट किया ए अमोनिया। इस तरह से यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हाइब्रिडाइजेशन जो हो रहा है उसमें एक s ऑर्बिटल है और 3 p ऑर्बिटल है। ठीक है ना। तो यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन जो हुआ वो हुआ sp3 हाइब्रिडाइजेशन। कौन सा हुआ? sp3 हाइब्रिडाइजेशन हुआ, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो यहाँ कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा? sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक। तो आपको पता है कि जब sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा मॉलिक्यूल्स में तो ज्योमेट्री कैसी होगी? टेट्राहेड्रल होगी। sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा तो ज्योमेट्री कैसी होगी? टेट्राहेड्रल होगी। ठीक है ना। तो यहाँ टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होगी। ये आपका जो ये है टेट्राएमीन जिंक सेकेंड की ज्योमेट्री कैसी होगी? टेट्राहेड्रल। अब देखिए डी सबसेल में कोई भी कहीं भी आपको अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिखाई नहीं दे रहा है, तो इसमें कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट न होने के कारण इस कंपाउंड का नेचर जो होगा वो डायामैग्नेटिक होगा। कैसा नेचर होगा? डायामैग्नेटिक। डायामैग्नेटिक कंपाउंड वे होते हैं जो मैग्नेट के द्वारा रिपेल किए जाते हैं। ठीक है ना। मैग्नेट उसको प्रतिकर्षित करता है। ठीक। और पैरामैग्नेटिक कंपाउंड वे होते हैं जो मैग्नेटिक फील्ड में मैग्नेट के द्वारा वीकली अट्रैक्ट किए जाते हैं। तो यहाँ पर कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसलिए आपका टेट्राएमीन जिंक सेकेंड जो है ये डायामैग्नेटिक है। ठीक। अच्छा, दूसरी चीज कि ये आपका देखिए जो जिंक आयन है आपका Zn2+, इसमें डी सबसेल फुल फील्ड है। और जब डी सबसेल फुल फील्ड है तो हम आपको बता चुके हैं कि जब डी सबसेल फुल फील्ड है रहेगा तब वहाँ पर डी ट्रांजिशन नहीं होगा। जब डी ट्रांजिशन नहीं होगा तो ये कंपाउंड आपका कलर्ड नहीं होगा, कलरलेस होगा, रंगहीन होगा। ठीक है ना। तो आपसे ये पूछा जा सकता है, जैसे इसके पहले आप कॉम्प्लेक्स पढ़े हैं कि CuNH3 होल टाइम 4, ये देखो ये आप पढ़े हो ना कि CuNH3 होल टाइम 4 2+ और अब पढ़ रहे हो ZnNH3 होल टाइम 4 2+। ठीक है ना। अब इसमें ये कंपाउंड आपका कलर्ड होता है और ये कंपाउंड आपका कलरलेस है जो पढ़ रहे हो। ये कलरलेस क्यों है? क्योंकि इसमें कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो डी ट्रांजिशन नहीं होगा, और जब डी ट्रांजिशन नहीं होगा तो ये कलरलेस होगा। ये कंपाउंड कलर्ड है। कलर्ड इसलिए है कि इसमें एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, किसमें? डी सबसेल में। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण इसमें जो है डी ट्रांजिशन होगा, और डी ट्रांजिशन होने के कारण एक कंपाउंड आपका कलर्ड होता है। तो आपसे पूछा जाता है कि व्हाई CuNH3 होल टाइम 4 इज कलर्ड, व्हाई ZnNH3 होल टाइम 4 इज कलरलेस। ठीक।
अच्छा, दूसरा क्वेश्चन ये है कि CuNH3 वोल्टाइन 4 इज पैरामैग्नेटिक एंड ZnNH3 वोल्टाइन 4 इज डायामैग्नेटिक। ये कंपाउंड आपका पैरामैग्नेटिक है, ये कंपाउंड आपका डायामैग्नेटिक है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इसमें एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, जो आपका टेट्रा एमीन कॉपर सेकेंड है, इसमें एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने के कारण ये पैरामैग्नेटिक है, और इसमें कोई इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड नहीं है, ऑल दी इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड, इसलिए कैसा है? डायामैग्नेटिक है। ठीक है ना? तो ये आपको क्वेश्चन 1 नंबर के इंपॉर्टेंट पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसमें देखिए ये कंपाउंड आपका जो हाइब्रिडाइजेशन हुआ, sp3 हाइब्रिडाइजेशन हुआ। जब sp3 हाइब्रिडाइजेशन हुआ तो इस कंपाउंड की जो ज्योमेट्री है ये होगा टेट्राहेड्रल। ज्योमेट्री कैसी होगी? टेट्राहेड्रल। ठीक, और ये कंपाउंड आपका पैरा होगा कि डाया होगा? ये कंपाउंड आपका होगा डायामैग्नेटिक। क्या होगा? डायामैग्नेटिक। ठीक है ना? डायामैग्नेटिक होगा ये कंपाउंड आपका डायामैग्नेटिक है। ठीक है ना? कलर्ड होगा, कलरलेस होगा। ये कंपाउंड आपका कलरलेस होगा। क्या होगा? ये कलरलेस होगा। ठीक है ना? तो कलरलेस होगा। ठीक, अब इसके बाद आप लिख लीजिए नोट्स और इसको मिटाते हैं। अब देखिए, इन टेट्रा एमीन कॉपर सेकेंड आपको यही बताना है कि इसमें कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा। ठीक है ना? हाइब्रिडाइजेशन के बाद उसकी ज्योमेट्री क्या होगी? पैरामैग्नेटिक होगा कि डायामैग्नेटिक होगा? ठीक है, कलर है कि कलरलेस, यही आपको लिखना है। तो लिखिए, इन टेट्रा एमीन जिंक सेकेंड, इन टेट्रा एमीन जिंक सेकेंड, इन टेट्रा एमीन जिंक सेकेंड, all the 3d orbitals, all the 3d orbitals, all the 3d orbitals are fulfilled, are fulfilled। ठीक है, तो आपने कॉन्फ़िगरेशन में देखा कि सभी d ऑर्बिटल जो होते हैं वो फुलफिल्ड हैं। 3d ऑर्बिटल क्या है? फुलफिल्ड हैं। एंड s एंड p ऑर्बिटल ऑफ वैलेंसी सेल, एंड s एंड p ऑर्बिटल, s and p orbital of valency cell are used for bonding, are used for bonding, are used for bonding in this complex, in this complex Zn2 plus is in sp3 hybridized, sp3 hybridized हो गया। sp3 hybridized, orbitals are formed, hybridized orbitals are formed, orbitals are formed, all the 4 sp3 hybrid orbitals, all the 4 sp3 hybrid orbitals
all the 4 sp3 hybrid orbitals form 4 coordinate bond, form 4 coordinate bond, form 4 coordinate bond with 4 ammonia molecule, with 4 ammonia molecule, with 4 ammonia molecules. Due to sp3 hybridization, due to sp3 hybridization, due to sp3 hybridization, the geometry of the complex is the geometry of the complex is, geometry of the complex is tetrahedral, tetrahedral. Geometry of the complex is tetrahedral. The complex is diamagnetic. The complex is diamagnetic, magnetic, because all the electrons are paired, because all the electrons are paired. तो ये कॉम्प्लेक्स आपका कैसा होगा? डायमैग्नेटिक होगा। क्यों? क्योंकि सभी इलेक्ट्रॉन जो है इसमें पेयर्ड है। ठीक है, अब इसके बाद इसमें आप इसका स्ट्रक्चर बनाइए। टेट्राएमीन जिंक कॉपर, जिंक सेकेंड, तो स्ट्रक्चर होगा टेट्राहेड्रल। स्ट्रक्चर कैसा होगा? टेट्राहेड्रल। तो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री आप बनाएंगे। तो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री देखिए, ये आपका Zn है, EnS3, 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 ये सब एक एक इलेक्ट्रॉन पेयर जिंक को डोनेट कर रहे हैं। ये ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल, ठीक है ना। तो यहाँ पर टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर ऑफ योर टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर ऑफ Zn NH3 होल टाइम 4 2+, ठीक है ना। तो ये ज्योमेट्री आपका टेट्राहेड्रल है। ठीक, इसके पहले जो ज्योमेट्री थी वो स्क्वायर प्लेनर थी, क्योंकि वहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन जो हुआ था वो DsP2 था, ठीक है ना, और यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन sp3 है। तो DsP2 हाइब्रिडाइजेशन के कारण कॉपर जो आपका टेट्राएमीन कॉपर सेकेंड था इसके पहले वाले लेक्चर में, उसकी ज्योमेट्री स्क्वायर प्लेनर थी। ठीक, और यहाँ पर इसकी ज्योमेट्री होगी टेट्राहेड्रल, क्योंकि इसमें जो हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है वो sp3 है। तो आपका जो टेट्राएमीन जिंक सेकेंड आयन है, कॉम्प्लेक्स है, इसमें हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल होगी। ठीक है, सभी इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हैं, इसलिए ये कॉम्प्लेक्स आपका डायमैग्नेटिक होगा। ये कॉम्प्लेक्स आपका
कलरलेस होगा, रंगहीन होगा, क्योंकि इसमें डी ट्रांजिशन नहीं होगा। डी ट्रांजिशन क्यों नहीं होगा? क्योंकि सभी इलेक्ट्रॉन इसमें पेयर्ड हैं। ठीक है ना। थैंक यू। इसके बाद नेक्स्ट पढ़ेंगे।